हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फोकसीफाई। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन जो यूनिट 10 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो फर्स्ट इज इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसमें तीन आपके डेफिनेशन है। वन इज अडेप्टेशन, वन इज एक्लिमेटाइजेशन एंड वन इज एक्लिमेशन। अब आपको इसमें डिफरेंस समझना है। फर्स्ट अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इट इज अ हेरिटेबल genetically determined characteristic which can be structural, functional, physiological or behavioral that evolves through natural selection and improves organism ability to reproduce and survive in particular environment. So जो adaptation है ये heritable होता है, ये genetically determined होता है और ये over the period of time through natural selection animals में आता है and it helps in their reproductions and their survival. And the changes can be in the form of structural, फंक्शनल और बिहेवियरेबल। जैसे स्ट्रक्चर में हो गया, फॉर एग्जांपल आप कैक्टस देख लो, तो दे लीफ आर रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स ताकि वो वाटर लॉस कम कर सके। फंक्शनल, जैसे अगेन कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें कैम्प पाथवेज होता है। एंड बिहेवियरेबल, जैसे कि आप कह सकते हो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, दीज आर द अडेप्टेशन जो कि एक एनवायरमेंट कंडीशन से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पॉपुलेशन एक्वायर कर लेता है। Adaptation is different from acclimatization. Acclimatization और adaptation दो different thing है। Acclimatization क्या है? It involves physical, anatomical, morphological adjustment within a single organism that improves performance or survival in response to environmental change. Acclimatization क्या है? ये एक individual level पे होता है। Adaptation आपका population level पे होता है and it is heritable. But acclimatization क्या है? ये एक single organism पे होता है जो कि अपने आसपास की एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर से, उसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। नेक्स्ट इज acclimation. Acclimation is similar to acclimatization, but ये होता है when organism is subjected to change in laboratory condition. Organism shows compensatory changes to the new environment. Acclimation क्या है? Acclimation आपका laboratory condition में, यहाँ आप environmental factor आपके कंट्रोल में है, आप उसको artificially induce कर रहे हो और उससे कैसे एक एनिमल अपने आप को एक्लिमेटाइज कर रहा हो, उसे कहते हैं एक्लिमेशन। सो हमने यहाँ सीखा अडेप्टेशन, एक्लिमेटाइजेशन एंड एक्लिमेशन। इंपॉर्टेंट, अडेप्टेशन इज हेरिटेबल एंड पॉपुलेशन लेवल पे होता है। एक्लिमेटाइजेशन सिंगल ऑर्गेनिज्म पे होता है, इट्स नॉट हेरिटेबल, इट्स रिवर्सिबल। Then plant adaptation to water stress. Then first is xerophyte. Xerophyte कैसे plant है? Plant which grow in dry और xeric condition, जो dry condition में grow कर सकते हैं उनको कहते हैं हम xerophytes. Xerophytes के habitat है, उनके दो टाइप होते हैं, physical dryness and physiological dryness. फिजिकल ड्राइनेस क्या है कि इन दिस हैबिटेट सॉइल में बहुत कम पानी होता है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर और लो रेनफॉल। मतलब यहाँ पे सॉइल में ही एबिलिटी नहीं है पानी होल्ड करने की, या तो रेनफॉल कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉइल, एग्जाम्पल कैन बी थार डेजर्ट, बिकॉज वहाँ फिजिकल ड्राइनेस है क्योंकि वाटर होल्ड ही नहीं कर पा रहा है सॉइल। देन इज फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। इन दिस हैबिटेट water is sufficiently present but plant are unable to absorb it. Example salty और acidic soil. यहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है बट प्लांट नहीं ले पा रहा है। जैसे कि सॉल्टी सॉइल, सैलिनिटी क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल कम कर देता है, देयरफॉर प्लांट्स आर अनएबल टू ऑब्जॉर्ब द वाटर। What is xeromorphic? Xeromorphic is morphological and physiological जो adaptation होता है ताकि प्लांट सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सके ड्राई एनवायरनमेंट में, उसे कहते हैं xeromorphic. So xeromorphic is adaptive morphophysiological feature to survive and reproduce in dry environment. अब xerophytes are classified into three categories. Xerophytes, ephemerals, succulents and non-succulents. इनका हम डिटेल देखते हैं। एफिमेरल्स, एफिमेरल्स को हम कहते हैं ड्राउट एस्केपर और ड्राउट इवेडर। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को सूखे, ड्राउट से बचाते हैं, ड्राउट से भागते हैं। तो क्या करते हैं, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिफोर द अराइवल ऑफ एक्चुअल ड्राई कंडीशन। एग्जांपल आर्जिमोन मेक्सिकाना। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि रेनफॉल हुआ, ये अब क्या करते हैं कि अगली बार ड्राई पीरियड आए इससे पहले ही हम अपना जर्मिनेट कर लेते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, एंड बिफोर द अराइवल ऑफ द एक्चुअल ड्राई पीरियड ये डाई कर जाते हैं, ये मर जाते हैं। नेक्स्ट इज सक्यूलेंट. ओके, सक्लेंट्स आर ड्राउट enduring.
ये क्या करते हैं, ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने रूट और स्टेम या लीफ में फॉर द ड्राई पीरियड, क्योंकि इनके पास फ्लैशी वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं दैट एस्केप ड्राउनेस। अदर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी होते हैं, जैसे कि कैम, रिडक्शन इन द स्टोमाटा, वैक्सी एंड हेरी और स्पाइनी सर्फेस, एग्जाम्पल ओपनशिया एंड एलोवेरिया, ओपनशियस कैक्टस। तो ड्राउट इंड्योरिंग, ये क्या होते हैं कि ड्राउट को टॉलरेट कर लेते हैं, हाउ, क्योंकि इनके पास ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसमें ये वाटर को स्टोर कर देते हैं, therefore they can escape dryness. For example, cactus, कैक्टस का जो स्टेम होता है इट इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, वो मॉडिफाइड फॉर्म है ताकि उसमें वो वाटर स्टोर कर सके एंड इट कैन टॉलरेट द ड्राई पीरियड, therefore it is called succulent. Then last one is non-succulent or drought resistance or true xerophyte. ये होते हैं असली जीरोफाइट, बिकॉज ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्राई पीरियड ये उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस एंड कैजुराइना। तो दीज प्लांट्स कैन सक्सेसफुली एंड्योर लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस ड्राइनेस। तो ये हमारे तीन टाइप के जीरोफाइट्स हो गए, एफिमेरल्स जो कि ड्राउट एस्केपर है, सक्यूलेंट जो ड्राउट टॉलरेट करते हैं, एंड नॉन सक्यूलेंट जो कि ट्रू सेंस में जीरोफाइट होते हैं। नाउ एनिमल अडेप्टेशन टू द थर्मल स्ट्रेस। अब क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्ले करता है आपके एंजाइम एक्टिविटी में, आपके डेली लाइफ एक्टिविटी में, आपके सर्वाइवल में और आपके ग्रोथ में। सो टेम्परेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड मेंटेनिंग होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशन, आपकी बॉडी अंदर अपना टेम्परेचर मेंटेन की हुई है फॉर डे टू डे एक्टिविटी, दैट इज होम्योस्टैटिस. So it is the property of an animal to regulate its internal environment to maintain a stable, constant condition under varying external environment. On the basis of regulation body temperature, अब इसके on the basis of the regulation of body temperature, organism दो पार्ट में डिवाइडेड है. One is homeothermic and one is poikilothermic. होम्योथर्मिक वो एनिमल होते हैं दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटर एनवायरनमेंट अपना इंटरनल एनवायरनमेंट वो मेंटेन किए रहते हैं फॉर डे टू डे एक्टिविटी, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स। एंड ये क्या करते हैं, 90 सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, 90% टू मेंटेन द होम्योस्टैटिस ऑफ द बॉडी। इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, इनका थर्मल कंडक्टेंस होता है, इनकी फूड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। पोकिलोथर्मिक वो एनिमल होते हैं जो कि अपने आउटर एनवायरनमेंट की वजह से अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रेप्टाइल, फिशेस एंड एम्फीबियंस। इनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है, ये एनर्जी कंजम्पशंस कम करते हैं, इनका थर्मल कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इनकी फूड रिक्वायरमेंट भी कम होती है। सो एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स कैन मेंटेन their body temperature at a constant level irrespective of the environmental temperature. It consumes up to 90% of an animal's energy intake. They have high metabolic rate and low thermal conductance. Poikilothermic क्या है? Animals like reptile, fishes and amphibian, they are not able to maintain their body temperature at constant level. They have low metabolic rate and इनका thermal conductance बहुत high होता है. सो सम जर्नल टर्म्स, व्हाट इज ऑपरेटिव थर्मल रेंज? ये एक वो रेंज हो गया जिसमें पोकिलोथर्मल अपनी डेली एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं. सो द रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट विच पोकिलोथर्मल्स कैरी आउट देयर डेली एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑपरेटिव थर्मल रेंज. देन इज टोपोर. टोपोर क्या है? ये एक स्टेट है जिसमें एनिमल अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम कर देता है to conserve its energy. So it is a state of decreased physiological activity in an animal. अब टोपोर दो टाइप का है, एक हाइबरनेशन है, एक एस्टिवेशन है. हाइबरनेशन जो है वो आपका विंटर के लिए है और जो आपका एस्टिवेशन है वो आपका समर के लिए है. तो एस्टिवेशन हाइबरनेशन क्या है? टू एस्केप लॉन्ग कोल्ड विंटर. बहुत से टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो लॉन्ग सीजनल ट्रोपोर डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं हाइबरनेशन. हाइबरनेशन में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है, एंड टू कंजर्व द एनर्जी.
एस्टिवेशन क्या है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट टू एस्केप हॉट एंड ड्राई समर। हॉट और ड्राई समर को एस्केप करने के लिए एस्टिवेशन होता है। हाइबरनेशन का एक एग्जाम्पल है पोलर बियर, एंड एस्टिवेशन का एक एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड। टेम्पोरल हेट्रोथर्म, ये वो स्पीसीज होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कभी कभी रेगुलेट कर पाते हैं एंड कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं। सो स्पीसीज दैट समटाइम्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड समटाइम्स डू नॉट, लाइक एंडोथर्मिक, इनको कहते हैं हम टेम्पोरल हेट्रोथर्म। Next is relationship between body size and environmental temperature. The influence of temperature is size dependent on animal. Temperature का क्या influence होगा? ये animal के size पे depend करता है। एक body exchange heat करती है with external environment in proportion to the surface area exposed and the temperature difference. कितना temperature difference है और कितना surface area expose है environment पे, इस पे depend करता है कि कितनी heat वो lose करेगा। इस प्रिंसिपल के हिसाब से स्मॉल साइज एनिमल्स जो होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू वॉल्यूम एंड हेंस ग्रेटर रिलेटिव हीट लॉस टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो जो स्मॉल एनिमल है उनका वॉल्यूम तो कम है बट उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, सो दे हैव द टेंडेंसी टू लूज हीट मोर। So there are three rules for it. First is Bergman rule. It states that individual of species in cooler climate tend to have large body size than those of the warmer climate. इसका एक सिंपल सा कहना ये है कि जो इंडिविजुअल होता है स्पीसीज का, वो कूलर क्लाइमेट में उसकी बॉडी लार्ज होती है देन दोज ऑफ द वार्मर क्लाइमेट। The relationship derived primarily because large size body have small surface area to volume ratio. Because heat loss relate to the surface area, larger body can retain heat more efficiently in colder climate, whereas small body loses heat more rapidly. So it simply state कि cooler environment के जो animals होते हैं, they are larger in size than the warmer than the animals of the warmer region. इसका रिलेशनशिप डिराइव किया है कि जो लार्ज साइज होता है, ठीक है, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो देयरफॉर दे कैन रिटेन मोर हीट इन कोल्ड क्लाइमेट। स्मॉल बॉडी साइज की क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो इसलिए वो हीट मोर रैपिडली लूज कर लेते हैं। सिंपल इकोनॉमिक्स बर्गमैन प्रिंसिपल, बी बी फॉर बिग। सो बर्गमैन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि कोल्ड क्लाइमेट के एनिमल्स जो है वो बिग होंगे। Next is Allen rule. Allen rule is just an extension of Bergman principle. It states that endothermic animal from colder climates tend to have shorter extremities. Shorter extremities मतलब appendages, यानी short ears, short fingers ये होंगे। This adaptation is due to the fact smaller extremities have less surface area, leading to reduced heat dissipation in colder climate. So Allen rule का है is just an extension, जिसका कहने का ये मतलब है कि colder climate के जो animals हैं उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती है, जो अपेंडेजेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। क्यों? शॉर्टर, फॉर एग्जांपल शॉर्टर ईयर, ठीक है, शॉर्टर ईयर क्या होगा? कम सरफेस एरिया, कम सरफेस एरिया मतलब लेस हीट लॉस। सिंपल। एलन से ए से एलन, देन ए से अपेंडेजेस। सो एलन रूल क्या बताता है कि कोल्डर क्लाइमेट्स के एनिमल्स के शॉर्ट अपेंडेजेस होंगे। देन लास्ट इज हेसीज रूल। इट इज अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ बर्गमैन प्रिंसिपल। इसका कहना है कि जो स्पीसीज कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं उनका हार्ट रिलेटिवली लार्जर होता है उनकी बॉडी वेट से, because again it will help in maintaining their metabolic activity. So Hess's rule is another extension of Bergman principle. It states that species in colder climate have larger heat relative to their body weight compared to the closely related species. Now metabolic rate and the size of the animal कैसे relate करता है? So the rate at which energy is acquired, transformed and used is known as metabolic rate. तो किस रेट से एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है और यूज हो रही है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। इसका मेजरमेंट क्या है? हाउ मच ऑक्सीजन इट कंज्यूम, कितना ऑक्सीजन एक बॉडी कंज्यूम करती है। एक एग्जांपल लेते हैं एलिफेंट वर्सेस माउस का। एलिफेंट लार्ज एनिमल, माउस इज वेरी स्मॉल। सो अगर हम पूछे तो पूरे दिन में एनर्जी कौन यूज सबसे ज्यादा करता है, तो ऑफ कोर्स इट्स एलिफेंट। पूरे दिन में एलिफेंट सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता है। एंड एलिफेंट नीड मच मोर फूड एंड एनर्जी देन अ माउस बिकॉज इट इज बिग इन साइज। तो टोटल मेटाबॉलिक रेट किसका ज्यादा है? एलिफेंट का माउस से। Now, who uses more energy per kg body weight? पर kg बॉडी वेट के हिसाब से कौन ज्यादा एनर्जी यूज करता है? बिकॉज माउस। माउस
क्योंकि माउस लूजेस हीट क्विकली बिकॉज इट हैज अ हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जैसा कि हमने पहले भी बोला कि हीट लॉस डिपेंड करता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम के रेशियो पे। जितना छोटा एनिमल उतना कम उसका वॉल्यूम, लेकिन उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो हीट लॉस ज्यादा कर रहा है। जितना बड़ा एनिमल उतना बड़ा वॉल्यूम, बट वॉल्यूम के कंपेयर में उसका सरफेस एरिया कम है, तो वो अपना हीट लॉस कम कर रहा है। So a mouse loses heat quickly because it has a large surface area to volume ratio. To maintain its body temperature, it has to burn energy much faster. So the metabolic rate per unit body mass किसका greater है? Mouse का than elephant. Now, as we have already discussed, it all depend on surface area to volume का ratio. स्मॉल एनिमल के साथ क्या है? स्मॉल एनिमल का मतलब है हाई सरफेस एरिया, इस टू वॉल्यूम का जो रेशियो वो हाई होगा, तो मोर हीट लॉस, हायर मेटाबॉलिक रेट। लार्ज एनिमल के साथ क्या होगा? उनका रेशियो जो है लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा, तो लेस हीट लॉस होगा, तो लोअर मेटाबॉलिक रेट। तो सिंपली हमें याद रखना है कि अगर वो स्मॉल एनिमल है, वॉल्यूम उसका कम है बट कंपैरेटिवली सरफेस एरिया ज्यादा है, तो हीट लॉस वो ज्यादा करेगा, तो उसकी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगी। लार्ज एनिमल के साथ क्या है? उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है, यानी उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बट वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया उसका बहुत कम है, तो वो हीट लॉस कम करेगा, इसीलिए उसका लोअर मेटाबॉलिक रेट होगा। अब इसको एक आप फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हो। द रिलेशनशिप बिटवीन मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी मास कैन बी एक्सप्रेस बाय एलोमेट्रिक रिलेशनशिप, जिसमें है मेटाबॉलिक रेट इज इक्वल टू ए एम टू द ए मल्टीप्लाइड बाय एम टू द पावर बी। एम क्या है? बॉडी मास। ए आपका कांस्टेंट है, बी आपका स्केलिंग एक्सपोनेंट है, जिसको कहते हैं एलोमेट्रिक कांस्टेंट। इट सिंपली मीन्स जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज करेगी, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, बट ये प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा कि अगर कोई एनिमल 10 गुना बड़ा है तो उसका मेटाबॉलिक रेट भी 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ता है बट प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ता है। लेट्स सी हाउ। See, if an animal become 10 times heavier, its rate does not become 10 times higher. अगर कोई एनिमल 10 गुना भारी है तो उसका मेटाबॉलिक रेट 10 गुना ज्यादा नहीं होगा, वो 5 से 6 टाइम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी शुड बी लेस देन 1, क्योंकि आपका बॉडी मास तो वेरिएबल है, आपका ए एक कांस्टेंट है, तो अनदर वेरिएबल जो है वो क्या है? बी। तो बी अगर 1 होता तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहा होता, बट सिंस वी नो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रही हैं चीजें, तो इसका मतलब बी इज लेस देन 1। अब बी की वैल्यू को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी है। एक साइंटिस्ट है मैक्स क्लाइबर, उन्होंने प्रपोज किया है बी इज इक्वल टू 0.75 और 3/4। So the metabolic rate is proportional to the mass 3/4, whereas some propose it to be 0.67 or 2/3. So there are two values of B. One is 0.75 or 0.67. But we have to always remember कि अगर कहीं पे भी ये आता है तो you always have to choose the value given by Max Kleiber, that is 0.75 or 3/4. नेक्स्ट है शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसका क्या मतलब है कि एक एनिमल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो फंक्शन करेगा, तो दैट इज लॉ ऑफ टॉलरेंस। अगर टेम्परेचर उससे कम है तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर उससे ज्यादा है तो भी उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड सर्वाइवलशिप आर मैक्सिमम एट ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर और रिसोर्स। अकॉर्डिंग टू द शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, एक अपर और लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू है एनवायरमेंट ग्रेडियंट की, बियॉन्ड विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव। उसके ऊपर और उसके नीचे स्पीसीज का सर्वाइवल नहीं हो सकता, स्पीसीज अंडर स्ट्रेस आ जाएगी। These threshold values are the upper limit of tolerance and lower limit of tolerance. So this is the diagram for the Shelford law of tolerance. The whole range, अब ये आप देख रहे हो, ये आपका ऑप्टिमम रेंज है। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कम है उसके ऑप्टिमम ग्रोथ से, तो क्या होगा कि या तो इंटॉलरेंट हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, यहाँ पे भी उसको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। So the whole range over which species survive is the range of tolerance.
टॉलरेंस रेंज डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, हर स्पीसीज का टॉलरेंस रेंज डिफरेंट होता है। नाउ देयर टू टर्म, स्टेनोथर्मल और स्टेनो और यूरी यूज करते हैं। द प्रीफिक्स स्टेनो का मतलब होता है नैरो एंड यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस। जैसे स्टीनोथर्मल एंड यूरी थर्मल। स्टीनो मतलब हो गया वो स्पीसीज जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आपका सरवाइव कर सकते हैं। यूरी थर्मल क्या हो गया, जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर सरवाइव कर सकते हैं। स्टीनोहाइड्रिक एंड यूरीहाइड्रिक, स्टीनोहाइड्रिक क्या हो गया, जिनको बहुत नैरो रेंज ऑफ मॉइस्चर वो टॉलरेट कर सकते हैं फॉर दिस ग्रोथ। यूरीहाइड्रिक क्या हो गया, दे कैन लाइक यूज वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर और वास्ट रेंज ऑफ मॉइस्चर फॉर their growth. स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन, अगेन स्टीनो मींस नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी वो टॉलरेट कर सकते हैं, यूरी वाइड रेंज। स्टीनोफैजिक एंड यूरीफैजिक, स्टीनोफैजिक का मतलब हो गया कि लिमिटेड फूड सोर्सेज वो यूज करते हैं, यूरीफैजिक का मतलब हो गया वास्ट रेंज ऑफ फूड सोर्स वो यूज कर सकते हैं। स्टिनोशियस एंड यूरोशियस का मतलब क्या हो गया, हैबिटेट। इनकी हैबिटेट, जो स्टिनोशियस होते हैं उनकी हैबिटेट नैरो है, बट यूरोशियस क्या है, वो वाइड हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। Next is the general term ecological amplitude. The range of demand and consequent range of tolerance of a species is known as its ecological amplitude. तो वो range of demand और जिस range पे species अपने आप को normally function कर सकता है उसे कहते हैं ecological amplitude. The range of demand and consequent range of tolerance of a species is known as its ecological amplitude. Next is ecotypes and ecads. These are very two confusing and but equally important term. इकोटाइप क्या होता है, ये पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज होती है जो कि यूनिक लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर ली होती है। अडेप्ट कर ली है तो मतलब उसमें जेनेटिक चेंजेस आ चुके हैं, मतलब वो हेरिटेबल हो गई है थ्रू जेनेटिक फिक्स phenotypic variation. It is genetically fixed different population of subspecies or race within a species that is adapted to specific environmental condition. So, ecotype is a population that is adapted to unique local environmental condition through genetically fixed phenotypic variation. It is genetically fixed different populations or subspecies or race within a species that is adapted to specific environmental condition. अडेप्टेशन कैसा है, इरिवर्सिबल है, जेनेटिक फिक्स है। अगर किसी भी स्पीसीज में एक से ज्यादा इकोटाइप्स हैं तो उसको हम कहते हैं इको स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल कैंपनुला रोटेंडिफोलिया, ये एक माउंटेन प्लांट है जिसका माउंटेन पॉपुलेशन जो है वो शॉर्ट होती है और जल्दी फ्लावरिंग होती है देन द लो लाइन फॉर्म। इकोक्लाइन क्या है, एक मेजरेबल ग्रेजुअल चेंज है जो कि फिनोटिपिक कैरेक्टर में आता है सच एज साइज एंड कलरेशन ओवर जियोग्राफिक रेंज में। जैसे कि आप माउंटेन्स में ऊपर बढ़ते जाओगे तो प्लांट की हाइट लो लैंड से कम होती जाएगी, तो ये भी एक जेनेटिकल अडेप्टेशन है जो कि डिसाइड करता है कैसे प्लांट अडेप्ट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में। तो इट इज अ मेजरेबल और ग्रेजुअल जो चेंजेस होते हैं उसी को हम कहते हैं इकोक्लाइन। So it is a measurable gradual change in some phenotypic characters such as size and coloration over a geographic region. Next is icads और ecophenes. तो हमने देखा इकोटाइप्स कैसे हैं, वो जेनेटिकली फिक्स्ड हैं। इकोफीन्स क्या है, जैसे टर्म सिंस फीन फिनोलॉजी, इनका चेंज हो रहा है फिनोटाइप। अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल दैट बिलोंग टू द सेम स्पीसीज में है बट फिनोटिपिकली डिफर कर जाते हैं, जैसे साइज, शेप, नंबर ऑफ लीफ। ये एनवायरमेंटली इंड्यूस है, सो इट्स कैन बी एग्जांपल ऑफ एक्लिमेटाइजेशन, राइट। एनवायरमेंटली इंड्यूस है, टेम्पररी है और रिवर्सिबल है, तो जैसे ही आप उसको अपने ओरिजिनल एनवायरनमेंट में ले जाओगे वो जैसे ओरिजिनली ग्रो करता था वैसे ही करेगा, एंड नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड। वन टाइप ऑफ इकैट्स में चेंज इनटू अनदर टाइप विद इन द हैबिटेट, अगर आप उसका हैबिटेट बदलोगे तो एक टाइप से दूसरे टाइप में वो हो जाएगा। A cat shows phenotypic plasticity. It is a capacity of single genotype to exhibit variable phenotype in different environment. इनका क्या होता है, phenotypic plasticity शो करता है, यानी एक प्लास्टिक क्या होता है, इलास्टिक होता है थोड़ा, ठीक है, ऐसे भी किसी भी तरह स्ट्रेच करो तो स्ट्रेच हो जाएगा। तो इट इज इन कैपेसिटी ऑफ अ जीनोटाइप जो कि वेरिएबल फिनोटाइप कर सकता है आपके डिफरेंट एनवायरनमेंट में। सो एवरीवन, आज के लिए ही इतना था ऑल अबाउट इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए कीप फॉलोइंग फोकसीफाई। थैंक यू।